हेलो गाइस, दिस इज शोविक। सभी का स्वागत है। तो कैसे हो भाई लोग? कैसे चल रहा है सब? आई होप सब सही चल रहा होगा। तो चलो भाई, आज हम ना लेकर आ चुके हैं डीपीएसपी। ठीक है ना भाई? तो क्या है ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो होता क्या है ये चीज़? कल हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल राइट्स, मतलब 3-4 दिन पहले फंडामेंटल राइट्स हमने किए थे। तो कुछ राइट्स है हमारा, और क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ की ज़रूरत नहीं, चुनिंदा कुछ चीज़ों को छोड़ के। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। ये क्या है? एक एक तरीके से कहे तो ड्यूटी ऑफ स्टेट, है ना? चलो, आर्टिकल्स क्या क्या है इसमें? 36 से 51। ये 36 वाला आर्टिकल कॉमन है, फंडामेंटल राइट्स में भी अपने पढ़े हैं, लेकिन वो आर्टिकल 12 था। चलो हम डिस्कस करेंगे उसमें। पार्ट कौन सा है भाई? पार्ट है 4। ठीक है। कहाँ से लिया गया ये? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कहाँ से लिया इसको? उसने भी बोरो किया है, स्पेनिश। स्पेनिश से आया आयरिश, आयरिश से आया अपना इंडियन पे। ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने नोट्स कर दिया इसमें। तो आप ना पढ़ने के साथ साथ ऐसा नोट्स करते चलो, क्योंकि भाई देखो, यूपीएससी के टाइम में हमको बोला गया था कि पूरा लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, पढ़ते जाओ 7-8 बार मिनिमम पढ़ना है। और फिर ऐसा टाइम आ जाए, जो कि आ भी चुका था, कि 3-4 घंटे में बुक खत्म हो जाता। लेकिन आपको 1 साल क्यों वेस्ट करना है इसके लिए? 4 घंटे में ख़त्म करना है पॉलिटी, तो इसके लिए 1 साल क्यों वेस्ट करना है आपको? आप पहले से ही जो जो चीज़ उसमें करना है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। जो लोग यूपीएससी दे रहे हो, आपको पता है कि लक्ष्मीकांत इज़ द बेसिक थिंग, कि आप लक्ष्मीकांत से रेफरेंस लो और मेंस में आंसर राइटिंग करो। लेकिन जो चीज़ होता है आपका अफेयर से होता है ना, करंट अफेयर्स, कुछ इवेंट होगा, उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन देता है। उसमें आपको स्टैटिक को रेफरेंस के हिसाब से यूज़ करना होता है, फिर बाकी जो चीज़ है उसके ऊपर लिखना होता है। कोई एक इंसिडेंट हो गया, उसके ऊपर लिखना होता है। तो ये बस स्टैटिक है, आपका रेफरेंस है। तो पूरा किताब को मतलब छांटना पड़ता है ना। जो हमको 1 साल लग गया, क्योंकि हम रोज़ लक्ष्मीकांत पढ़ते थे। ठीक है, रोज़ पढ़ते थे हम लोग, 3-4 घंटे ऐसा करके कर लिए थे। मैंने 15 डेज में, याद है मुझे, जब प्रयास सर ने मुझे बोला था कि 1 गो में रीडिंग करो। ठीक है, 1 गो में रीडिंग करो, 20 दिन में एग्जाम दो। तो अपना 1-to-1 मेंटरशिप था। ठीक है। तो मैंने 15 दिन में लक्ष्मीकांत पहले ख़त्म कर दिया। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था लक्ष्मीकांत क्या होता है भाई, सही में। तो 15 डेज में मैंने ख़त्म कर दिया था। 200 में से 121 नंबर आए थे मेरे पॉलिटी में। तो वो एक चीज़ है। ठीक है। एंड तो आपको वैसा करना नहीं है। जो मैंने सीखा है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। चलो, ये बस नोट करते चलना, जो जो मैं करवा रहा हूँ, बस जो लिख रहा हूँ इसको नोट करते चलना, इसी तरीके से नोट कर लेना। ठीक है भाई, टाइम बच जाएगा, यही बस है। अब देखो क्या है चीज़ें। अब डीपीएस पे आया कहाँ से? एक कमेटी बिठाया था, क्या है उसका नाम? सप्रू कमेटी, है ना भाई? क्या है? सप्रू कमेटी। और कर लेते हैं। ठीक है, सप्रू कमेटी 1945 में था। इसने 2 कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स दिए थे। इंडिविजुअल राइट्स का 2 कैटेगरी हो गया। ठीक है। एक तो आ गया जस्टिसेबल, एक है नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल क्या था भाई? फंडामेंटल राइट्स था। नॉन जस्टिसेबल क्या है? डीपीएसपी है। जस्टिसेबल का मतलब क्या है? कोर्ट वहाँ पे आ सकते नहीं, यहाँ पे नहीं। कोर्ट कंपेल कर सकता है स्टेट को कि आपको ये करना होगा। लेकिन डीपीएसपी में क्या है? कोर्ट नहीं कर सकते कंपेल आपको। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो मतलब वो कभी वायलेट नहीं हो सकता ना। अगर वायलेट हुआ तो कोर्ट बोल देगा कि आपको ये डालना है, किसी भी तरह आप करो ये, तो वो कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाएगा जस्टिसेबल में। जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल में कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा भाई, करना है तो करो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन करना चाहिए आपको। ठीक है, ये दिया है इसमें, है ना भाई? ये बस लिख लेना, सप्रू कमेटी 1945, 2 राइट्स, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल के अंदर लिख लेना फंडामेंटल राइट्स, नॉन जस्टिसेबल के अंदर लिख लेना डीपीएसपी। बस
डायग्राम से नोट्स बनाओ भाई, ये लाइन वाइन मत लिखो, सब कुछ इंग्लिश ग्रामर भूल जाओ, डायग्राम से नोट बना लो। चलो डीपीएसपी में क्या है, DPSP are ideals which are meant to kept in mind by the state when it formulates policies and enact law। जब कोई पॉलिसी आपको बनाना है, जब कोई लॉ आपको इनैक्ट करना है, तब आपके जहन में होना चाहिए DPSP ये है, ये करना चाहिए हमको, तो इसको आप लॉ में लेकर आओ, है ना। जैसे आर्टिकल 40, अच्छा चलो जैसे आर्टिकल 47 में है कि न्यूट्रिशन की लेवल बढ़ाओ, हेल्थ लाइफ के लेवल बढ़ाओ, तो आप लॉ बना रहे हो, आपको सोचना है कि आर्टिकल 47 में ये है कि न्यूट्रिशन का लेवल बना, तो हम कुछ ऐसा लॉ हम कुछ ऐसा लॉ और पॉलिसी एनेक्ट करते हैं जिससे ये जो क्राइटेरिया ये पूरा हो जाए, है ना। चलो क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस की इंस्ट्रूमेंट है ये डीपीएसपी, क्या है मोरल ड्यूटी ऑफ द स्टेट, सो दीज आर अ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये कहाँ है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में दिया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहीं से, ठीक है। चलो दे सीक टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, है ना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन एस्टैब्लिश करता है भाई, कमेंट में बताओ। ये तो इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाई कोर्ट, जो मैंने बोला नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। डीपीएसपी और क्या है भाई, डीपीएसपी क्लासिफिकेशन क्या क्या है देख लो भाई, 3 टाइप का डीपीएसपी होता है, ठीक है। एक हो गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस, एक हो गया गांधीयन, एक हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ से क्या नोट्स बनाओगे आप, सप्रू कमेटी 1945, इंडिविजुअल राइट्स 2 टाइप, जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल, इसमें आता है फंडामेंटल राइट्स, इसमें आता है डीपीएसपी, हो गया नोट्स। अब क्या है डीपीएसपी कहाँ से है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन GOI 1935 में है ना। ये क्या करता है भाई, वेलफेयर स्टेट प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, खत्म, नोट्स खत्म इस पेज का। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे आर्टिकल 38। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, 38 से तो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लेकिन 2 और आर्टिकल हैं जो कि है 36 एंड 37। ये 36 है डेफिनेशन ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक कॉमन आर्टिकल में रहेगा, जो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग आर्टिकल 12 में पढ़े थे, है ना। स्टेट की डेफिनेशन क्या है मैंने बोल दिया था उसमें। अब क्या है आर्टिकल 37, इसमें वही दिया है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, और ये क्या है ड्यूटी ऑफ स्टेट है, बस ये दोनों है, ये कॉमन है, ठीक है। अब आते हैं चलो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, है ना भाई। चलो क्या है, promote the welfare of the people by securing a social order through social, economic and political justice and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities। ये 1 है, ये जो है ये 1 है 38(1) और ये है 38(2), ये 38(2) को ऐड किया गया है, ये हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है, लास्ट में है। तो यहाँ से नोट्स क्या बनाना है भाई, सिर्फ ये लिखना है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, और 2 क्या है मिनिमाइज इनइक्वालिटी, बस ये दोनों वर्ड आपको लिखना है, बस 38 में ये दोनों वर्ड आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं। अब चलो आर्टिकल 39 में क्या है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, preservation of health and strength of workers and children against forcible abuse, opportunities for healthy development of children। ठीक, कहना क्या चाह रहा है काम मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, काम मिलना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम नहीं होना चाहिए, है ना,
और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक आदमी के पास सारे कंसंट्रेशन या फिर एक, ये मान लो सोसाइटी के दो हिस्से हैं, एक के पास ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ये कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सबको समान का मतलब अगर वीमेन 2 घंटा काम कर रहा है उसको जितना मिल रहा है मेन को भी उतना ही मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, ठीक है, एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट कोई फोर्सेबल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट अब्यूज एनीवन, फोर्सेबली आप किसी को वो कर नहीं सकते हो, ठीक है। एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होगा, लाइवलीहुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। और क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फोर्सेबल अब्यूज नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रन डेवलपमेंट। ये हमने ऐसे ही नोट्स बनाया हुआ था, बस इतना, ठीक है। ये 39 का कीवर्ड हो गया, 38 का हो गया, डन। चलो 39A क्या कहते हैं, अभी देखो मैंने पिछले दिन क्या कहा था, ए जब इंक्लूडेड हो जाएगा तो क्या होगा भाई, कोई अमेंडमेंट हुआ है इसलिए। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पोर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पोर, ठीक है। जस्टिस के बारे में बात हो रहा है, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। अब आते हैं 41 अब कोई पूछेगा कि 40 कहाँ गया भाई, 40 हमने ना आर्टिकल्स को मतलब उस तरह से नहीं लिखा है, हमने प्रिंसिपल्स के डिवाइड कर दिया प्रिंसिपल्स में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जो जो आर्टिकल्स है वही होगा। 41 में क्या कहता है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंट। और क्या है, कब कब ये मिलना चाहिए, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, जब ओल्ड एज होगा, सिकनेस होगा, ये सब जो चीज़ है, डिसेबलमेंट्स, ये सब है। मतलब सरकार को ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, तो ये मतलब मोरल ग्राउंड्स पे कि आपको ये करना चाहिए, सबको राइट टू वर्क मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, एजुकेशन के बारे में हमने उस दिन क्या कहा था, 6 to 4 years, 16 to 14 years ऑफ चिल्ड्रेन को एजुकेशन मिलना चाहिए, कौन सी अमेंडमेंट से हुआ था मुझे बता देना, ठीक है। आर्टिकल 21A था, याद है। और 3 कमेटीज बिठाया दिया, लास्ट कमेटी था तापस मजूमदार कमेटी 1999 में, जहाँ से 21A आया था। ऐसे मतलब आपको ना जब पढ़ रहे हो ना चीज़ों को, आपको लिंक करना होगा भाई, नहीं तो आंसर राइटिंग आप लोग सीखोगे नहीं। और एसएससी वाले बच्चे के लिए तो चलो मल्टीपल चॉइस हो गया, तो आप लोग उसको मतलब पढ़ लो अच्छे से। और यूपीएससी के लिए मैं सही से बोल रहा हूँ कि आप ना आंसर्स को लिंक करो। मेंस की आंसर राइटिंग ऐसे नहीं बनती है, आपको लिंक करना चाहिए। जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, तब तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए, अच्छा इसका स्टैटिक क्या क्या है, इसका स्टैटिक क्या क्या पॉइंट है, आपको तभी तुरंत दिमाग में आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे 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 करो, ठीक है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ये तीनों केस में, ठीक है। अब आर्टिकल 42 में चलो, 42 इज प्रेग्नेंट, ये हमने रूल बनाया था। 40 क्यों है, मैटरनिटी रिलीफ है इसमें। अगर महिला को मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए तो हमको बाकियों को भी तो मिलना चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेज मिलना चाहिए। भाई आपको ना, आप मान लो आप काम कर रहे हो, आपको एक वेज मिल रहा है, लेकिन उस वेज में आपको गुजारा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है भाई। आपको ऐसा वेज मिलना चाहिए जो डिसेंट है, ठीक है। तो लिविंग वेज आपको मिलना चाहिए। और क्या है, डिसेंट, ये देखो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए। और क्या है, अगर सब कुछ मिल रहा है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, लिविंग वेज भी मिल रहा है, तो भाई आपका तो और क्या है, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। कल्चरल साइड से, सोशल साइड से आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, है ना भाई। चलो अब क्या है, टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में, उनको उनका भी हाथ होना चाहिए। कि सिर्फ हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री को हम बढ़ा रहे हैं और आप अपनी कंपनी को मैनेज करने में हमारा कुछ योगदान नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन होता नहीं, हमको पता है भाई। यार इक्वल जस्टिस लीगल एड कहाँ, गरीब को कहाँ कोर्ट में धक्के से निकाल दिया जाता है यार। फिर भी एक है कि फ्री लॉयर मिलता है, लेकिन वो भी उतना ही है।
और क्या, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, क्या है, कहाँ, ये सब कुछ नहीं है, जस्ट एन ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। चलो अब तो थोड़ा बहुत है। मैटरनिटी रिलीव, मुझे कोई बता दे कि मैटरनिटी लीव जो है उसके केरला में एक न्यूज़ आया था, वो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, कि पेमेंट मिलेगा। मैटरनिटी जो पीरियड होता है ना छुट्टी का, उसमें पेमेंट है। और कौन सा देश फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया है, और इंडिया में कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट टाइम इसको इंक्लूड किया है, ये मुझे कमेंट में बताएं। सिक्योर ए लिविंग वेज, जो मैंने बता दिया आपको शायद, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए आपको, और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखो क्या है गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उनके बेसिस पे इनको बनाया गया है, ठीक है भाई। देखो पहला क्या है, विलेज पंच, और कुछ याद रखना नहीं है, विलेज पंचायत हो गया। दूसरा क्या है, आर्टिकल 43, 42 वहाँ पे कवर हो गया था। 41 के बाद सीधा आपका 39A के बाद सीधा 41 आया था, फिर 42 आया था, तो 43 यहाँ पे। 43 है कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। 43A कवर हो गया था वहाँ पे, यहाँ पे 43B है, क्या है यहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा इसको ना मैं लिख देता हूँ, इसको लाया गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। चलो 46 क्या है, 45 भी वहाँ पे नहीं था, 45 होगा लिबरल इंटेलेक्चुअल में। 46 में क्या है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ SC/ST जो बैकवर्ड सेक्शन है, वीकर सेक्शन है सोसाइटी, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस, ठीक है। SC/ST के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है और उनको सोशल इंजस्टिस से बचाना है। और आर्टिकल 47 में क्या है, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड ड्रिंक्स एंड इंजुरियस टू हेल्थ, जो की है, ठीक है। ड्रग लीकर वगैरह ये सब मत करो, ये सब है जो बिहार ने किया है, लेकिन वो भी नाम का ही है। और ये है आर्टिकल 48, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, कल्व्स एंड मिल्क एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। काउज को स्लॉटर वगैरह ये सब मत करो, ये सब है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले इसको, चलो कर लेते। चलो मैं ना यहाँ पे छोटा नोट्स भी बना देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। आर्टिकल 38 है सोशल प्लस इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल जस्टिस प्लस मिनिमाइज इनइक्वालिटी, ठीक है। 39 में क्या है, एक तो आ गया लाइवलीहुड, प्रॉपर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो गया। दूसरा क्या है, हमने क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, और क्या है, प्रोहिबिट कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क था, और क्या था, फोर्सिबल अब्यूज नहीं कर सकते हो किसी को, और क्या था, चिल्ड्रन डेवलपमेंट था, ठीक है। अब चलो इसमें नोट्स कर लेते हैं। 39A में क्या है भाई, देख लो। अब देखो 39A में इसका भी नोट्स बना ले अपन। 39A में क्या है, क्या था, फ्री जस्टिस एंड लीगल एड टू द पुअर, लीगल एड हो गया। अब 40 नहीं तो 41 है। 41 में क्या है भाई, एक तो आ गया राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, हो गया। इजी है भाई, इस तरह से करो। 42 में क्या है, 42 मैंने क्या कहा था, प्रेग्नेंट है, मैटरनिटी रिलीफ हो गया। सिर्फ माँ, सिर्फ लड़कियों को क्यों मिलेगा, जो प्रेग्नेंट है सबको मिलेगा, जस्ट एन ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। अब क्या है, 43 है, क्या कहा था, लिविंग वेज मिलना चाहिए। अगर लिविंग वेज मिल गया तो क्या होगा भाई, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी मिलना चाहिए। हम लोग लालची है ना, हमको सब कुछ चाहिए, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। अब चलो 43B गांधीयन में, तो यहाँ पे 43A होगा। 43A में क्या है भाई, सबको पार्टिसिपेशन चाहिए, और क्या है, आर्टिकल 47 में क्या है, न्यूट्रिशन के लेवल बढ़ाओ, स्टैंडर्ड लिविंग न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, इसको बढ़ाओ। यहाँ पे न्यूट्रिशन है ना, हाँ, और पब्लिक हेल्थ को बढ़ाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाओ, हो गया।
इतना छोटा सा नॉलेज एक पेज में खत्म भाई, डीपीएसपी। चलो, मुझे लगता नहीं आपको यूट्यूब में ऐसा कुछ है कि इस तरह से कराया गया है। आपको रियल लाइफ में नोट्स दिखा रहा हूँ कैसे बनते हैं। मेरा 12 पेज में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया था नोट्स बनाना। पॉलिटी समवॉट लाइक 29 और 30 पेज में हो गया था। चलो गांधीयन में देख लेते एक बारी। मैं रिवाइज जब करा रहा हूँ तो शॉर्ट नोट्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। 40 में तो एक है पंचायत, 42 हो गया तो 43 में देख लो क्या है। 40 कॉटेज इंडस्ट्री, 43A हो गया था, 43B होगा यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैसे इंट्रोड्यूस कर 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अब क्या है देख लो यहाँ पे 46 नहीं था तो 45 हो जाएगा। लिबरल इंटेलेक्चुअल में तो ये 46 आ गया, 46 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में क्या है, प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज। 47 में क्या है भाई, लीकर ड्रग्स नहीं। और 46 में क्या है, SC ST उनका देखो आप क्या है। हो गया, इतना इतना छोटू सा नोट बनेगा। अब देखो आपको पढ़ना क्या है, यूपीएससी वालों के लिए बोल रहा हूँ, आपको ना केस स्टडीज ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल, है ना। क्या है इसमें 44 मतलब 4 इक्वल टू 4, सब कुछ समान, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए। अब देखो क्या बचा है, 46 हो गया, अब तो 45 है। फिर 45 में क्या है, ये देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एडुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। हमने ये भी पढ़ा था 21 आर्टिकल में, 6 to 14 के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है। तो क्या है, चाइल्ड एजुकेशन टिल 14। 46 हो गया था, 47 हो गया था, अब 48 भी था गांधी में, यहाँ पे भी है 48 में क्या है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री करो मॉडर्न लाइन पे। क्यों मॉडर्न लाइन पे, क्योंकि वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है ना, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब देखो 49 में क्या है, एग्रीकल्चर हो गया, और क्या क्या बचा है, और क्या क्या है 49 में आ गया। यार इसमें कुछ मिसिंग है क्या, एनिमल एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन वगैरह एक था ना, था यार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। रुक जाओ, मुझे लग रहा है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, 48A है एक आर्टिकल, और 48A में क्या है, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है। चलो 48 है वाइल्ड लाइफ। 49 में क्या आ जाएगा, मॉन्यूमेंट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस है उसका प्रोटेक्शन। 50 होगा, 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस, ठीक है। 50 में क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करो। बन गया नोट्स भाई, कितना सा बना, इतना इतना सा, एक हाफ पेज भी नहीं बढ़ेगा ना, देख लो। 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में क्या है, चाइल्ड एजुकेशन। 48 में क्या है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री करो साइंटिफिक लाइन पे। 48A में क्या है, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। 49 में क्या है, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करो। 50 में क्या है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अलग कर दो। 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस। अब आता है यूपीएससी वाला काम, देखो अमेंडमेंट से ऐसा नहीं है कि सरकार इनको लागू नहीं करता है, किया है, अमेंडमेंट किया है। तो उसमें देखो बहुत मजेदार केस अभी आने वाला, अब असली मेंस का थीम है, ठीक है ना। देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976, ये इमरजेंसी के टाइम में बना था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या है देखो, तो 39 आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया। 39 में क्या था,
अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हमने पढ़ा था, याद है, चाइल्ड डेवलपमेंट, या ये इसको कह रहा है। ठीक है, 39A में क्या था, इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, इसको भी इंट्रोड्यूस किया है। 43A में क्या है, टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको भी इंट्रोड्यूस किया है। 48A में क्या क्या है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन चारों को 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, याद रहेगा, इसमें थोड़ा सा नोट्स बना दे, हम बनाते बना दे बना देते हैं, क्या दिक्कत है, आपके लिए सब कुछ है। इसको जो है सिर्फ ये, इसको 47CA हो गया। 39A को भी किया था, 42CA रेडीमेड मिल रहा है आपको। ठीक है, और कौन सा किया था भाई, 43 है, 48 है। चलो अब क्या है देखो, और आर्टिकल 38 में क्या था, मिनिमाइज, जो 38 का पार्ट 2 है, मैंने बताया था ना कि मिनिमाइज इनइक्वालिटी, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई, इसको 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 44th था ना यार, हाँ 44th, इसको जो है ये 44th से लाया गया है ना। यार पेन काम क्यों नहीं कर रहा है, चलो हो गया। अब क्या है देख लो, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की थी ना, तो उसको क्या अभी फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट से उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर। ठीक है, इसको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तापस मजुमदार कमेटी ने। उससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट केस था वर्सेस आंध्र प्रदेश समथिंग, और उससे पहले एक और कमेटी उठा था जो फंडामेंटल राइट्स मैंने कवर किया है। ठीक है, ए न्यू डीपीएस पे अंदर आर्टिकल 43B वाज एडेड बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैंने बताया 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, और कुछ था इसमें है। अब देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 मेक्स इट क्लियर द डीपीएसपी, सर ये तो मैंने पहले ही करा दिया है 37। अब और कुछ है क्या इसमें, अब देखो इसका कुछ ड्रॉबैक्स देख लो, क्या क्या है ड्रॉबैक्स। इट हैज़ नो लीगल फोर्स, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है। इट इज़ इलॉजिकली अरेंज्ड है ना। कंजर्वेटिव है नेचर में, ज़्यादा कुछ नहीं, वही घिसा पिटा चीज़ें हैं। और क्या है, इट में प्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, हो सकता है। ठीक है, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, नीचे 4 केस स्टडी है। ठीक है, देख लेते एक एक करके। चंपकम दुरायरजन केस है ना भाई, अबे यार ये किस तरह से लिखा है भाई,
देखो सुप्रीम कोर्ट ने रूल क्या क्या रूल किया था, मैं एक एक केस स्टडी का इन शॉर्ट में साइड में नोट्स बना देता हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर लूँ। हाँ, क्या क्या है, अगर हमने ये पहले किया था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में अगर कुछ दिक्कत है तो फंडामेंटल राइट्स विनर है हमेशा, है ना। दैट पार्लियामेंट कैन आल्सो फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी। ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। हमको तो पता है यार फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे पिक्चर भी बाकी है, चार चार केसेस है। इसमें ये दिया है फंडामेंटल टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी यू कैन अमेंड फंडामेंटल। तो एक हिसाब से तो भाई फंडामेंटल राइट नीचे हो गया ना डीपीएसपी का, वो तो होगा नहीं। अब देखो क्या है, ठीक है। तो ठीक है, अब रिजल्ट क्या हुआ भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया अपना डिग्री दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, तो पार्लियामेंट ने क्या क्या अमेंडमेंट एक्ट किए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया है उसने, फिर फोर्थ किया है, फिर 17th किया है टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द डायरेक्टिव्स, ठीक है। क्योंकि इसने बोल दिया कि इम्प्लीमेंट डीपीएसपी करो तो फंडामेंटल अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों किया है। अब दूसरा केस स्टडी देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब आता है गोलकनाथ केस। अब भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया देख लो, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी। अब यहाँ पे तो उल्टा बोल दिया भाई कि डीपीएसपी को अब इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते हो भाई, उल्टा हो गया ना भाई। तो ये लिख देते हैं बवाल मच गया। अब रिजल्ट में क्या किया देखो, पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया और 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया, 24th एंड 25th सीए। अब क्या कहता है इसमें कि इट हैज द पावर टू अब्रीच और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना भाई, कि कोई भी फंडामेंटल राइट को हम लोग ले सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसमें क्या है, टेक अवे एफर्ट बाय सीए, टेक अवे फंडामेंटल राइट्स बाय सीए, ठीक है। अब ये जो 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें कौन सा आर्टिकल आया था, 31 सी ने इंट्रोड्यूस किया। 31 में राइट टू प्रॉपर्टी है, उसका 2 है। अब देखो 31 सी का 2 प्रोविजन है, क्या क्या है देख लो। नो लॉ व्हिच सीक्स टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब 39 बी एंड सी। 39 का बी और सी क्या था, एक बार देख लो चलो। 39 बी और सी था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बांट दो, और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या था, नो लॉ व्हिच सीक्स टू इंप्लीमेंट 39 बी एंड सी शैल बी वॉइड। अगर कोई भी लॉ ऐसा बना, अगर कोई भी लॉ ऐसा बना जो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रिवेंशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, इनको लागू करने के लिए अगर कोई भी लॉ बना तो वो नल एंड वॉइड, वो खारिज नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर 39 बी और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बना जो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को खारिज कर रहा है, तो वो नल एंड वॉइड, वो मतलब नल एंड वॉइड नहीं होगा वो लॉ, ठीक है। अब कौन सा फंडामेंटल राइट को खारिज करने की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड आर्टिकल 19 जो 6 राइट्स था उसका, और आर्टिकल 31 का। इसका मैं लिख देता हूं, एनी लॉ मेड टू implement 39B and C will be void
इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 19। ठीक है, ये एक ही लाइन है इसका। ठीक है, और क्या एक पहलू तो ये हो गया आर्टिकल 25 का। दूसरा पहलू क्या है देख लो, ये आर्टिकल 25। ठीक है, अब क्या है दूसरा पहलू आर्टिकल 31C का। ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है। दूसरा साइड में क्या कह रहा है, नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी shall be questioned in any ground on the shall be questioned in any court on the ground that it doesn't give effect to such a policy। अगर कोई भी लॉ ये डिक्लेयर कर रहा है, इसको अगर डिक्लेयर कर रहा है कोई भी लॉ, इसको डिक्लेयर कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके ये कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं 39B और C को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 कंट्रावेंट हो रहा है तो आप भाई हमें क्वेश्चन कर नहीं सकते हो अगर मैं इसको करने में फेल हो गया। अगर कोई भी लॉ पास हो गया है, नो लॉ, देखो नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन, ये जो डिक्लेयर कर रहा है ना, एनी लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट 13B एंड C विल बी वॉइड इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 और 31। ये अगर कोई भी लॉ अगर बना है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, बोला गया कि इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन वो अगर वो कर नहीं पाया तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो भाई। मान लो गवर्नमेंट है, बोल रहा है कि मैं फलाना लॉ मैं लेकर आया हूँ और उसका उद्देश्य क्या है कि मैं DPSP की 39B और C को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, और अगर ये, लेकिन इससे आपका आर्टिकल 14, 19 और 31 भंग हो सकता है, कंट्रावेंट हो सकता है, और देखा गया है कि मैं कर नहीं पाया, जो मैंने डिक्लेयर किया वो मैं कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप कोर्ट में कुछ मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते हो मुझे, ये बोला गया है। क्लियर है? ठीक है, ये बोला गया है। अब देख लो लास्ट स्लाइड है। अब आता है केशवानंद भारती केस। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, कहता क्या है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आउट दैट द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C एडेड बाय, मतलब नो लॉ डिक्लेयरिंग कि जो आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो ना, वो जो क्लॉज में है आर्टिकल 31C क्लॉज बी, उसको केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, भाई मजाक है क्या, थोड़ी ना हो जाएगा ऐसे। सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C डिलीट कर दिया है, जो गोलकनाथ केस में उसने दिया था। इट टर्म्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हाउएवर इट हेल्ड द फर्स्ट प्रोविजन वैलिड। मतलब अगर कोई भी लॉ अगर 39B और C इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31 के फंडामेंटल राइट को भंग कर रहा है तो वो ठीक है, चलो। लेकिन दूसरा वाला जो है ना, जो मतलब मन मर्जी, मतलब जो भी है, मैं नहीं कर पाया लेकिन फिर भी मैं आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो गलत है ना। अब इसका रिजल्ट में पार्लियामेंट ने क्या किया, देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, पार्लियामेंट एक्सटेंडेड, तो भाई दूसरा तो खारिज हो चुका है। अब क्या किया, पहला जो प्रोविजन है उसका स्कोप उसने बढ़ा दिया। कैसे? एक्सटेंड द स्कोप ऑफ फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C। क्या किया, इट अकॉर्डेड द पोजीशन ऑफ लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी टू द DPSP ओवर द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय 14, 19 एंड 31। मतलब क्या कर दिया इसने, समझो कि एक तरफ तो हो गया आर्टिकल 14, 19 और 30, हमको पता है कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर होता है, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि आर्टिकल 14, 19 और 31 इनके साथ अगर आप DPSP को कंपेयर करो तो DPSP ऊपर है ना। तो DPSP ग्रेटर देन आर्टिकल 14, 19 एंड 31, इन तीनों फंडामेंटल राइट्स के केस में खाली कि इनसे DPSP ज़्यादा पावरफुल है, इसको बोल दिया पार्लियामेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। अब आता है देखो मिनर्वा मिल्स केस, क्या है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 31C मेड बाय द, फिर से भाई करना ही था भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मजाक है क्या यार। DPSP एक मोरल चीज है और फंडामेंटल राइट्स सब कुछ है, माई बाप है भाई। आप ऐसे हलवा है क्या, आप बोल दोगे कि मतलब इनसे ज्यादा है। और ये तीनों तो भाई बहुत बढ़िया सा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, 19 6 फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सबकी बात कर रहे हैं, आप उससे DPSP को कैसे आगे कर दोगे, है ना। चलो अब आता है मिनर्वा मिल्स केस, तो उसमें तो इसको तो भाई खारिज कर दिया, ये जो इसको है इसको तो खारिज कर दिया भाई इसने। अब क्या है, इट मेड DPSP सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और क्या बताया, देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, दोनों के साथ की बैलेंस पे बना हुआ है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स फॉलोइंग द केस, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ द कमिटमेंट टू सोशल रिवोल्यूशन, ठीक है। सोशल रिवोल्यूशन के लिए दोनों का ही साथ चलना मतलब अनिवार्य है। द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज एन एसेंशियल, हार्मनी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एंड द गोल्स सेट आउट बाय द डीपीएसपी हैव टू बी अचीव्ड विदाउट द एब्रोगेशन ऑफ द मींस फॉर द फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी को अचीव करना है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को आप छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी तरह भाई अपना डीपीएसपी खत्म हो गया। आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी डिटेल, और भाई मैंने शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए लाइव मैंने बना दिया है। आई डोंट थिंक कोई करता होगा ऐसे यूट्यूब पे, मैंने तो नहीं देखा अपने प्रिपरेशन के टाइम में, अब हो सकता है क्योंकि यूपीएससी में भी छोड़ चुका हूँ, लाइक आई एम स्टडिंग बट आई एम मोर फोकस्ड ऑन कैट नाउ, तो मैंने 2 बार क्लियर भी कर चुका हूँ, लेकिन 99 परसेंटाइल की वो है, और शायद मैं यूपीएससी अभी अटेम्प्ट मेरा बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ यार तो कभी यूपीएससी ऐसा एक कीड़ा है ना भाई, आप मतलब उसको छोड़ नहीं पाते हो लाइफ में। तो मेरा 2 साल में 2 प्री हुआ था, मेंस मतलब बहुत ही कम मार्क्स के लिए मेरा कट गया था, और मैं ना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था यार, करना ही नहीं है अभी, लेकिन घर में भी बोल रहा है कि करो करो, अभी देखते क्या होता है। तो चलो भाई, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी है, वो थोड़ा 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ हम इमरजेंसी वगैरह चालू कर देंगे, इमरजेंसी का है, और बिल्कुल शॉर्ट, मैं आपको वादा करता हूँ कि एट द एंड ऑफ पॉलिटी आपका 50 पेज से ज़्यादा भरा नहीं होगा, ठीक है। दिस इज, चलो ठीक है, ओके, जय हिंद।